Hello my dear students, today I will teach you 8th history chapter The Revolt of 1857. Previous video में मैं Cause of the Revolt of 1857 की चर्चा किए थे, जिसके अंतर्गत सोशल एंड रिलीजियस काउज के बारे में मैं बताई थी कि हमारे इंडियन कल्चर को, हमारे इंडियन के जो ट्रेडिशन थे या यहाँ के जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, उनके रिलीजन को बाय फोर्सली किस प्रकार वहाँ के ईसाई मिशनरीज के द्वारा उन्हें कंपेल करके इन धर्मों से उनको हटाया जा रहा था और ईसाई मिशनरीज यानी क्रिश्चियनिटी को अपनाने पर उन लोग दबाव बना रहे थे और बनाते भी जा रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल काउज, यानी कि वहाँ यहाँ आने के बाद वो किस प्रकार यहाँ के जितने भी लैंड प्रॉपर्टी थे उन पर वो किस प्रकार टैक्स लगाते हैं, या यहाँ के जितने भी क्राफ्टमैन थे उनके प्रति उनका कैसा बिहेव था। तो अब इस इकोनॉमिकल काउज के अंतर्गत भी ढेर सारे काउज हैं। तो फर्स्ट है रिवेंज ऑफ द ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने के साथ ही तुरंत क्या करती है, यहाँ की जितने भी यानी कि ट्रेड थे या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जितने भी फैक्ट्री थे या जो कुछ भी, चाहे लघु उद्योग हो या कुटीर उद्योग हो, जो कुछ भी हो, उन सबको वो हटाते रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो फिर ब्रिटिश यानी कि वहाँ से जो भी हम प्रोडक्ट आइटम यहाँ लाएंगे वो यहाँ पे बिक नहीं सकेगा, जिसके चलते उसके चलते यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट को वो बर्बाद कर देते हैं, जिसके लिए यहाँ पर सिल्क पे या कॉटन पे हैवी ड्यूटीज को लाद देते हैं, ताकि इन पे इतना ज़्यादा टैक्स उनके लगा दी जाती थी ताकि लोग डर से ये सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल जो चल रही थी उनको लोग छोड़ करके तीसरे कामों में चले जाते थे। और तीसरे कामों में जाने का मतलब है कि तीसरे काम में जाने पर भी उनको कंपल्सन थी कि आप एग्रीकल्चर को छोड़ करके दूसरे काम को आप नहीं अपना सकते हैं। तो इस प्रकार हम पहले देखें कि रिवेंज ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट वो किस प्रकार करते हैं। सेकेंड है इम्पोवरिशमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स। अब उनका कल्टीवेटर्स के प्रति यहाँ पर हम जान रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरस्ट कंट्री है, तो इस कंट्री में जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनके प्रति उनका जो ट्रीटमेंट था वो भी अच्छा नहीं था। और हम देखे थे किस प्रकार यहाँ के सारी प्रॉपर्टी को जैसे विभिन्न भागों में वो तोड़ दिए थे और फर्टिलिटी के आधार पर उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेन्यू को कलेक्ट की जा रही थी, जिसमें कि हम देखे थे परमानेंट सेटलमेंट को देखे थे, इजारेदारी सेटलमेंट थी, महालवारी सेटलमेंट थी या रैयतवारी सिस्टम थी। यानी इस सिस्टम के तहत भी उन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स को जन्म दिए थे, जैसे जमींदार वर्ग को जन्म दिए थे, रैयत ग्रुप को जन्म दिए थे, महाल्स ग्रुप्स को जन्म दिए थे। तो ये सब जो ग्रुप्स थे, रैयत हो गए या जमींदार हो गए, तो ये इंडियन पीपुल ही होते थे। इंडियन पीपुल को ही इंडियन पीपुल के साथ उनका संघर्ष को बीच में डाल देते थे, जिसके चलते हम अगर मान लीजिए हमसे यानी कि किसान से अगर कोई टैक्स वसूल ले, अगर इंडियन पीपुल जाएंगे तो क्या होता था, उनकी मतभेद इंडियन पीपुल के साथ इंडियन पीपुल को होती रहती थी, जिसके चलते वो लोग बार बार आपस में ही मतांतर हो जाती थी, मतभेद हो जाती थी, आपस में ही लड़ाई झगड़ा होते रहती थी। तो इस रूल के तहत वो यहाँ के जितने भी कल्टीवेटर्स ग्रुप थे उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो मिजरेबल हो गई थी। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता था कि बैड मानसून के चलते क्रॉप्स फेल्यूर हो जाती थी, लेकिन उन लोग को बार बार कंपेल करके उनसे टैक्स रिवेन्यू को अनिवार्य बना दिए थे और मनी
रेवेन्यू जमा करना है, चाहे आप मनी लेंडर से भी आप पैसा लेकर के जमा करो, लेकिन आपको रिवेन्यू जमा करना ही होता था। जिसके चलते यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स है या फिर पीजेंट्स ग्रुप थे, उनकी स्थिति बहुत ही मिजरेबल हो गई, बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। इसीलिए लिखा है इम्पोरिशमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स। अब तीसरा देखेंगे, इंडिया रिड्यूस्ड टू एन एग्रीकल्चरिस्ट कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया रिड्यूस्ड यानी कि यहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ से प्रोडक्ट आइटम को यहाँ पे सेल करते थे। तो रॉ मटेरियल्स और यहाँ पे जितने भी मतलब प्रोडक्ट आइटम या एग्रीकल्चरल आइटम को जो बाहर भेजा जाता था, तो उन पे उन लोग की ड्यूटी कम रहती थी। तो जिसके चलते यहाँ पे रिड्यूस टू एन एग्रीकल्चर कॉलोनी, जो भी यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता था, तो इंपोर्ट में वो प्रोडक्ट आइटम को मंगाते थे और एक्सपोर्ट में क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे, जिसपे कि इन लोग को बेनिफिट यानी रिवेन्यू या बेनिफिट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता था। फिर 4 नंबर में इनह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स। और हम देखे थे कि जब विश्व के मार्केट में जब इंडिगो, ओपियम, जूट, ये किसी जितने भी कॉमर्शियल क्रॉप्स थे जिनकी डिमांड वहाँ पे बढ़ गई, तो इंडियन कल्चरिस्ट को यानी इंडियन पीजेंट्स को वो बार बार इंडिगो प्लांटेशन के लिए कंपेल करते थे। और हम जानते हैं कि ये इंडिगो एक ऐसा प्लांट है, जब जिस धरती पे एक बार हम इसको उगा लेते हैं तो फिर आप वो एक बैरन लैंड में तब्दील हो जाती थी, क्योंकि वहाँ की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती थी और दूसरे टाइप्स के फसल जैसे क्रॉप्स और कोई क्रॉप्स आप उस पर उगा नहीं सकते थे। जिसके चलते वहाँ किसान लोग इंडिगो प्लांटर्स के विरोध में अपोज करते हैं, यानी कि रिवोल्ट करते हैं, और इन लोगों से बेगारी भी उन लोगों से करवाया जाता था, यानी कि काम आप कीजिए लेकिन आपको कोई वेजेस नहीं दी जाएगी। जिसके चलते हम देखे थे कि रिवोल्ट यानी कि एक प्रकार से रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो पृष्ठभूमि तैयार होता है। और लास्ट में है आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी किसी प्रकार से यहाँ का धन का एक ऐसा मार्ग बना दिया गया जो अंततोगत्वा यहाँ से सारे धन को कहाँ ट्रांसफर करना था, तो इंग्लैंड ट्रांसफर करना था। यानी कि वहाँ से जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, उनकी पेमेंट यानी उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती थी। समय समय पर उनको घूस के रूप में या अवार्ड के रूप में बहुत सारे धन दिए जाते थे। यहाँ पर जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनको कम सैलरी दी जाती थी, जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। तो और यहाँ पे आर्मी पे या और चीज़ों के मेंटेनेंस में, यहाँ के डेवलपमेंट में बहुत कम पैसा खर्च किया जाता था। बाकी जो भी सेव अकाउंट्स में उनके पैसे बचते थे, वो सारे पैसे इंग्लैंड को ट्रांसफर कर दी जाती थी। तो एक प्रकार से एक ट्रेन बन गई थी, धन को यहाँ से ले जाने का वो लोग एक मार्ग अपना लिए थे, जिसके चलते ये रिवोल्ट की एक पृष्ठभूमि बनती है। तो अब आज हम लोग पढ़े इकोनॉमिकल कॉजेस, नेक्स्ट वीडियो में अब पॉलिटिकल कॉज के बारे में बता